हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 2। सना के पिता ने उसकी माँ को धोखा दिया और उसे ये नहीं बताया कि उनकी पहले शादी हो चुकी थी। एक दिन जब सना की माँ ने एक बेटी को जन्म दे दिया, तब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। फिर उसके पिता ने उस पर तरस खाया और उसे अपनी पत्नी भारती के पास ले आए। भारती को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सना को एक नौकर की तरह पाला, क्योंकि वक्त आने पर वो एक बकरे की भांति सना को हलाल करना चाहती थी। अब आगे भारती गुस्से से तिलमिलाते हुए सना के हाथ को पकड़कर उसे झकझोर रही थी, लेकिन सना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दिल के सारे इमोशंस उस दिन खत्म हो गए थे जब उसने अपने मंगेतर साहिब और अपनी सौतेली बहन सारिका को इंटीमेट होते हुए देखा था। सना ने भारती के हाथ को झटक दिया और गुस्से से बोली, सौतेली माँ, मुझे नहीं लगता कि आपको ये जानकर कोई खुशी मिलने वाली है कि मैंने किससे शादी की है, इसीलिए मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊं, आप ये भूल जाओ। क्या ऐसा है? ठीक है, फिर तुम अपना सारा सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। भारती गुस्से से बोली। वो वहां से गई और उसने सना के सामान को एक बैग में डालकर फेंक दिया। सना के पास ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके पास जो कपड़े थे वो भी उसकी बहन के पहने हुए कपड़े ही थे। सना के पास जो कुछ था वो बस वही था जो उसे सेकंड हैंड मिला था। सना ने अपना वो बैग उठाया और वहां से जाने लगी। जब सना घर के बाहर निकल रही थी, तब उसे उसकी सौतेली माँ की कड़वी बोली सुनाई दे रही थी। भारती गुस्से से बोल रही थी, जाओ जाओ, जाने किस गली मोहल्ले में जाकर इसने शादी की है। ज़रूर ही ये लड़की अपनी माँ की तरफ बदचलन होगी। किसी भोले आदमी को फंसा लिया होगा उसने। जाने किसकी जिंदगी नरक बनने वाली है। भारती के घर से निकलते हुए सना के कानों में ये आवाज़ सुनाई पड़ी। सना को यहाँ से जाते हुए दुख हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसका बचपन का प्यार साहिब था, जिसने उसे धोखा दिया था। और इसी गुस्से में सना ने करीम से शादी कर ली थी। असल में हुआ ये था कि साहिब के धोखे से टूटी सना जब पार्क में बैठी रो रही थी, तभी वहाँ पर उसने विहान को देखा था, जो अपने बॉस की शादी के लिए उस लड़की को ढूंढने वहाँ पर आया, जो पहले ही वहाँ से भाग आई थी। जब सना ने विहान को देखा तो सोचा कि वो ही शादी का सर्टिफिकेट दिखाकर साहिब को बदला ले सकती है। यही सोचते हुए सना ने करीम से बिना मिले ही उसे शादी का फैसला कर लिया था। और आखिरकार आज उसकी शादी करीम से हो चुकी थी। वो एक ही दिन में देश के सबसे बड़े और सबसे रईस परिवार की बहू बन गई थी। वहीं जब सना वहां से चली गई, तब भारती ने सारिका को देखा और स्माइल करते हुए बोली, चलो, अच्छा हुआ बला टली। मैं तो चाहती हूँ ये लड़की कहीं जाकर मर ही जाए। हाँ मॉम, आप सही कह रही हो, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उन दोनों माँ बेटी की बात सुनकर साहिब को अपने दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रात होते होते सना अपने एक बैग के साथ अपनी माँ के पुराने घर में शिफ्ट हो गई, जो एक बहुत ही पुरानी बस्ती में था, जहाँ पर कभी किसी अमीर आदमी की नज़र नहीं पड़ी होगी। सना अपनी माँ के घर में आई। उसने देखा उसकी माँ दीवार पर लगी तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। सना उसको देखकर मुस्कुराई और उसने कहा, देखो माँ, आज मैंने साहिब और अपनी सौतेली बहन के मुंह पर कैसा चाटा मारा। हालांकि मेरी ये शादी बस एक समझौता है, लेकिन मुझे ये समझौता करके काफ़ी खुशी मिल रही है। फिर सना ने दीवार पर टंगी माँ से कहा, माँ, कल से मेरी न्यू जॉब शुरू हो रही है और मैं किसी भी हालत में कल देर से पहुंचना नहीं चाहती, इसीलिए मैं अब सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर सना जल्दी से सोने के लिए चली गई। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका घर कितना साफ है।
सना को कुछ भी आता नहीं था। उसकी सौतेली माँ उससे कई काम करवाती थी, लेकिन उसने कभी खाना बनाने का काम सना से नहीं करवाया था। इसीलिए सना कुछ बनाना नहीं जानती थी। सना ने बेतरतीबी से अपने लिए मैगी बनाया और उसे खाकर वो सो गई। वहीं दूसरी तरफ करीम कपूर अपनी कार से उतरा। कार से उतरते ही गार्ड ने उसे ग्रीन टिक किया। जल्दी से ड्राइवर को जाकर करीम की कार को पार्किंग में लगाया। करीम अपने एरोगेंट स्टाइल में चलता हुआ आया। उसने देखा बाहर लॉन में करीम के दादाजी, उसके डैड और उसकी मॉम, वो तीनों बैठे हुए थे। करीम उन्हें देखकर उनके पास चला गया। आओ करीम, हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। करीम के दादाजी ने एक पैग बनाते हुए कहा। दादाजी, बहुत रात हो गई है, आप अभी तक जाग रहे हैं? करीम ने दादाजी के पास बैठते हुए बोला। करीम के दादाजी, जिनका नाम पुरुषोत्तम कपूर था, उन्होंने अपना पैग पीते हुए कहा, हम सबकी आंखों की नींद तो तुमने छीन ली है, फिर हम सब कैसे सो जाते? क्या क्या मतलब है आपका? करीम ने अपनी भौहें को तानते हुए बोला। बेटा, तुम शादी करके आ रहे हो और तुमने हमसे पूछा भी नहीं। करीम की माँ दिव्या जी ने करीम से सवाल किया। उनकी बात सुनकर करीम समझ गया, इसीलिए वो तीनों इतनी रात को भी उसके आने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे। उसने देखा उसके डैड और उसके दादाजी दोनों उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। दादाजी ने अपनी सख्त आवाज़ में करीम से पूछा, करीम, कौन है वो लड़की जिससे तुम्हारी शादी हुई है? तुम्हें पता है वो लड़की हम में से किसी को भी पसंद नहीं है। करीम ने दादाजी की बातों को सुना और सर हिलाया। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, मैंने अनाया से शादी नहीं की है। फिर फिर किससे की है शादी? किस मासूम सी लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी है तुमने करीम? दिव्या जी ने करीम को डांटते हुए कहा। जिंदगी खराब कर दी? करीम ने अपनी त्योरियां चढ़ा ली। उसने दिव्या जी की तरफ देखा और कहा, आप सबने आपने ही मुझे इस शादी को करने के लिए मजबूर किया है। आप सबकी ही तो ये शर्त थी ना कि बिजनेस को संभालने के लिए मुझे पहले शादी करनी होगी। करीम ने उन तीनों को त्योरियां चढ़ाकर देखा। उसकी बात पर दादाजी मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अपने लिए एक पैग बनाया और कहा, करीम, तुम शायद शर्त भूल रहे हो। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। हालांकि तुम्हारे दोनों भाई अपना कैरियर बना चुके हैं और वो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। इस नाते तुम्हें ही कपूर इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना है और कपूर परिवार का हेड भी बनना है। लेकिन इस बिजनेस को ऑफिशियली टेक ओवर करने के लिए हमारी जो शर्तें थी वो थी कि कपूर खानदान की बहू आ जाए, बिजनेस तुम टेक ओवर करोगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी हम अपनी बहू के नाम ही करेंगे। दादाजी की ये बात सुनने के बाद करीम ने उन्हें देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। करीम ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर उनके सामने टेबल पर एक कागज का टुकड़ा रखते हुए कहा, आपकी बहू का नाम सना गुप्ता है। वो गुप्ता परिवार की नाजायज बेटी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छी कोई बहू मिल सकती है। करीम की बातें सुनकर दादाजी ने वो कागज हाथ में उठा लिया। ये शादी के सर्टिफिकेट की एक कॉपी थी। करीम ने आगे कहा, दादाजी, अब जब मेरी शादी हो गई है तब आप मेरी वाइफ के नाम पर मेरी प्रॉपर्टी कर ही सकते हैं, राइट? करीम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वैसे तो करीम ही था जो कपूर इंडस्ट्री को संभाल रहा था। सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल था, लेकिन ऑफिशियली वो अभी भी कपूर इंडस्ट्री का मालिक नहीं था। करीम को लगा उसने खुद को प्रूफ कर दिया है, इसीलिए वो विनिंग स्माइल दे रहा था। लेकिन तभी दादाजी ने कहा, बेशक ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारी पत्नी के नाम करने के बारे में सोचा है, लेकिन मुझे ये बताओ, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? दादाजी के इस सवाल पर करीम हिचकिचा गया। उसने तो सना को वहाँ रोड पर छोड़ दिया था और उसे नहीं पता था कि सना इस वक्त कहाँ है। करीम ने जल्दी से बात संभाली और कहा, वो
वो दादाजी, बात ऐसी है कि झूठ मत बोलना करीम। सच हम जानते हैं, तुम चाहे जितना भी आगे रहो, हम तुम्हारे माता पिता सब कुछ जानते हैं। करीम के डैड ने सख्ती से उसे देखा और अपनी बात कही। उनकी बात सुनकर करीम चुप हो गया। जब उसके दादाजी ने कहा, करीम, ये सच है कि सारा बिजनेस तुम्हारा है, लेकिन जब तक तुम अपनी पत्नी के साथ रहकर अपना परिवार नहीं बढ़ा लेते, तब तक ये प्रॉपर्टी हम तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को नहीं देंगे। पहले तुम्हारी पत्नी को हमारा दिल जीतना होगा और उसे ये साबित करना होगा कि वो इस प्रॉपर्टी को संभालने की योग्यता रखती है, समझे? जी दादाजी, करीम ने कहा और सर हिला दिया। करीम ने मन में सोचा, अब क्या मुझे उस लड़की को अपने पास लाना होगा, लेकिन क्या वो मेरी बात मानेगी? करीम अपने ख्यालों में गुम हो गया था। दादाजी ने उसे देखा और घूरते रहे। फिर उन्होंने कहा, क्या हुआ करीम? कुछ नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। मैं जल्दी ही आप सबसे अपनी पत्नी के साथ मिलने आऊँगा। करीम ने उन तीनों को देखा और सर हिलाया और वहाँ से चला गया। शहर के सबसे पास इलाके में था ब्लू मून रेजेंसी। ये बहुत खूबसूरत था और लोग तो इसका नाम भर सुन लेने के बाद या उसे दूर से देख लेने के बाद अपने आप को भाग्यशाली समझने लगते थे। ये करीम कपूर का घर था जहाँ वो अकेले रहता था। यहाँ बहुत सारे नौकर थे और कुछ मेड्स भी थी। करीम के इस विला में कभी कभी उसकी गर्लफ्रेंड अनाया रावत आ जाया करती थी। उसके अलावा यहाँ इस विला में किसी का आना मना था। कुछ देर में दरवाजे पर एक कार खड़ी हुई और करीम उस कार से बाहर निकला। उसके गार्ड ने जल्दी से करीम को ग्रीट किया। वो एरोगेंटली सर हिलाते हुए अंदर आ गया। वो परेशान था। वो सीधा अपने कमरे में गया और शादी के सर्टिफिकेट को बेड पर फेंकते हुए उसने कहा, मुझे सना को ढूंढकर उससे बात करनी पड़ेगी। असल में उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर शेयर नहीं किया था एक दूसरे के साथ, इसीलिए वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। करीम ये सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा ये अनाया का फ़ोन था। अनाया करीम की गर्लफ्रेंड। करीम ने कॉल रिसीव कर ली और कहा, हेलो अनाया। उधर से आवाज़ आई, बेबी तुम कहाँ हो अभी? करीम ने सिंपली कहा, मैं अभी घर पर हूँ। ओह बेबी, बात ऐसी है कि मैं अभी घर से बाहर दोस्तों के साथ आई हूँ। क्या तुम मेरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हो? अनाया ने करीम से कहा। जस्ट सेकंड, करीम ने कहा और 2 लाख रुपए अनाया के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। वैसे तो अनाया अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन करीम का परिवार सबसे अमीर परिवारों में से एक था। करीम कपूर की गर्लफ्रेंड होना कोई आम बात तो नहीं थी। फ़ोन कटने के साथ ही अनाया मुस्कुराने लगी और पलटकर उसने अपने साथ सोए आदमी की तरफ देखा और कहा, देखा, मैं कहती हूँ ना, करीम मुझे बहुत प्यार करता है और अगर मैं उससे उसकी जान भी मांगूंगी तो वो दे देगा। अनाया के इतना कहने पर वो आदमी हंसने लगा और अनाया के खुली कमर पर अपनी उंगलियों को फिराते हुए कहा, तुम्हारे इस बॉडी के लिए तो मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ अनाया बेबी। फिर वो करीम क्या चीज़ है। अनाया ने उस आदमी की बात सुनी और स्माइल करने लगी और उसने फिर सेडेक्टिव अंदाज में अपने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देन आई वॉन्ट ए किस हेयर बेबी। उस आदमी ने अनाया की बातों को सुना और उसे वहां जाकर किस करने लगा जहां पर अनाया ने कहा था। कौन था वो आदमी और क्यों अनाया दे रही थी करीम को धोखा? क्या सना को लाएगा करीम अपने घर? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।